तो हुआ ये कि गुप्त साम्राज्य जो एक बहुत बड़ी ताकत थी, उसके टूटने के बाद पूरा का पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों में बंट गया। हर राजा को बस अपनी सत्ता चाहिए थी और कोई ऐसी सेंट्रल पावर थी ही नहीं जो उन्हें रोक सके। मतलब माहौल बहुत ही ज्यादा गड़बड़ था और इसी माहौल में हमारे आज के हीरो का जन्म हुआ। नमस्ते दोस्तों, चलिए जरा सा सोचते हैं एक ऐसे भारत के बारे में जहां उत्तर का सबसे बड़ा साम्राज्य गुप्त साम्राज्य बिखर चुका है। चारों तरफ बस अफरा तफरी है और छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। इसी दौर में एक ऐसा सितारा उभरने वाला था जो इतिहास का रुख ही बदल देगा। तो आज हम 7वीं शताब्दी की यात्रा करेंगे और जानेंगे सम्राट हर्षवर्धन की कहानी। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, जब कोई बहुत बड़ी शक्ति गिरती है तो क्या उसकी जगह सिर्फ खालीपन और उथल पुथल रह जाती है, या फिर कोई नई शक्ति उस अंधेरे को चीर कर बाहर आती है। आज की हमारी कहानी असल में इसी सवाल का जवाब है, सम्राट हर्षवर्धन की कहानी। तो हुआ ये कि गुप्त साम्राज्य जो एक बहुत बड़ी ताकत थी, उसके टूटने के बाद पूरा का पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों में बंट गया। हर राजा को बस अपनी सत्ता चाहिए थी और कोई ऐसी सेंट्रल पावर थी ही नहीं जो उन्हें रोक सके। मतलब माहौल बहुत ही ज्यादा गड़बड़ था और इसी माहौल में हमारे आज के हीरो का जन्म हुआ। तो आज हम हर्ष के सफर को कुछ हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक जवान लड़के ने मुश्किलों का सामना किया, एक साम्राज्य खड़ा किया और इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी याद किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सच कहूं तो हर्ष की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जहां राजगद्दी आसानी से विरासत में मिल गई। नहीं, ये कहानी शुरू होती है मुसीबतों से, निजी त्रासदियों से, जिसने एक किशोर को वक्त से पहले ही सम्राट बना दिया। जरा सोचिए, एक 16 साल का लड़का, एक ही साल के अंदर पहले उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बड़े भाई राज्यवर्धन, उनकी धोखे से हत्या कर दी जाती है। मतलब जिस उम्र में दुनिया को समझा जाता है, उस उम्र में उस पर न सिर्फ एक राज्य की जिम्मेदारी आ गई, बल्कि अपने भाई की मौत का बदला लेने का भी भारी बोझ था। ये एक ऐसी चुनौती थी जो किसी को भी तोड़ सकती थी, लेकिन हर्ष इसी आग में तप कर और भी मजबूत बना। तो अब इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ होने के बाद इस नए राजा ने क्या किया? क्या वो शोक में डूब गया? नहीं, उसने अपने बिखरे हुए राज्य को एक करना शुरू किया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो इतिहास में अमर हो गया। ये एक बहुत ही शानदार और रणनीतिक कदम था। क्यों? क्योंकि कन्नौज उस वक्त उत्तर भारत का, आप कह सकते हैं, एक तरह का कमर्शियल हब था। गंगा के उपजाऊ मैदानों के बीच में, व्यापार के रास्ते पर। इसे अपनी राजधानी बनाकर हर्ष ने न सिर्फ अपने साम्राज्य को एक मजबूत आर्थिक बेस दिया, बल्कि पूरे उत्तर भारत पर अपना कंट्रोल भी मजबूत कर लिया। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में हर्ष का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में असम तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक उसने लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उत्तर भारत तो आ गया, पर दक्षिण का क्या? जब हर्ष ने अपनी सेना को दक्षिण की ओर बढ़ाया तो उसका सामना हुआ उस समय के एक और बहुत ही शक्तिशाली शासक चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय से। ये दो महाशक्तियों की एक ऐसी टक्कर थी जिसे इतिहास कभी नहीं भूला। नर्मदा नदी के किनारे पर हुई ये लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट थी। यहीं पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की जीत का सिलसिला रोक दिया। इसके बाद नर्मदा नदी एक तरह से इन दो महान साम्राज्यों के बीच की सीमा बन गई। ये हर्ष की एकमात्र बड़ी हार थी जिसने उसकी दक्षिणी सीमा को हमेशा के लिए तय कर दिया। देखिए, एक महान शासक की पहचान सिर्फ जंग के मैदान में नहीं होती, बल्कि शांति के समय में भी होती है। जब हर्ष को अपनी सैन्य सीमाओं का अंदाजा हो गया तो उसने अपना फोकस बदला। अब जोर था एडमिनिस्ट्रेशन पर, गवर्नेंस पर, कल्चर पर, और यही वो चीज है जो उसे सच में महान बनाती है। हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड था। बिल्कुल आज के सिस्टम की तरह समझिए। सबसे ऊपर राजा, लेकिन उसकी मदद के लिए मंत्रियों की एक काउंसिल। फिर पूरे साम्राज्य को प्रांतों यानी भुक्ति में बांटा गया था। प्रांतों को जिलों में यानी विषय में, और सबसे छोटी यूनिट थी गांव, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और ये तो देखिए, मतलब कमाल ही है। जो भी राज्य की आमदनी थी उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता था। 25% एडमिनिस्ट्रेशन पर,
25% सरकारी अधिकारियों की सैलरी पर, 25% विद्वानों और दान पुण्य पर, और सिर्फ आखिरी 25% राजा के अपने खर्चों के लिए। ये दिखाता है कि हर्ष के लिए ज्ञान और लोगों की भलाई भी उतनी ही जरूरी थी जितना कि राज्य चलाना। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। एक मशहूर चीनी यात्री थे वेनसांग, जो उस दौरान भारत आए थे। उन्होंने खुद हर्ष के बारे में लिखा था कि वो अच्छे कामों के लिए इतने समर्पित थे कि वो खाना और सोना तक भूल जाते थे। इससे पता चलता है कि वो अपनी प्रजा के लिए कितने डेडिकेटेड थे। 10,000 सोच सकते हैं, 7वीं सदी में 10,000 छात्र एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। ये यूनिवर्सिटी थी नालंदा। हर्ष के समय में नालंदा अपने चरम पर थी। यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। ये उस जमाने का एक ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग था। अब एक सवाल उठता है कि इतनी पुरानी बातें लगभग 1400 साल पहले की हम इतने विश्वास के साथ कैसे जानते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है पत्थर पर लिखी इबारतों और किताबों से। देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। हमें बांसखेड़ा और मधुबन जैसी जगहों से तांबे की प्लेटें मिली हैं जिन पर उस जमाने की लिखावट है। ये एक तरह के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे जो जमीन दान करने के बारे में बताते हैं। तो हमारे पास इन बातों का ठोस सबूत है। और एक और हैरान करने वाली बात, ये महान राजा, ये योद्धा, ये प्रशासक एक लेखक भी था। जी हाँ, उसने खुद 3 मशहूर संस्कृत नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये वाकई एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। उसका दरबार सिर्फ सेनापतियों और मंत्रियों से नहीं भरा था। वहाँ उस दौर के सबसे तेज दिमाग के लोग आते थे, जैसे कि बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष की जीवनी हर्षचरित लिखी, और वही चीनी यात्री वेनसांग भी उनके दरबार में थे। मतलब ये कि उनका दरबार एक पूरा इंटेलेक्चुअल हब था। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हर्ष के बारे में जो भी हमने अब तक जाना है उसे फटाफट दोहराते हैं। तो संक्षेप में हर्ष क्या थे? एक शासक जिन्होंने उत्तर भारत को एकजुट किया, एक महान प्रशासक जिन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम बनाया, संस्कृति के समर्थक, नालंदा यूनिवर्सिटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक लेखक, उनके 3 नाटक हमें याद हैं, और वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। हालांकि ये सच है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य टूट गया, लेकिन हर्ष को इसलिए नहीं याद किया जाता कि उनका राज कितना लंबा चला, बल्कि इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने उस बिखरे हुए उत्तर भारत को एक साथ लाया, उसे स्थिरता दी, शांति दी और संस्कृति को बढ़ावा दिया। वो प्राचीन उत्तर भारत के आखिरी महान सम्राट थे। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, एक महान शासक की असली पहचान क्या होती है? क्या वो एक योद्धा है, या एक कवि, या एक प्रशासक? शायद इन सब का एक मिश्रण। हर्ष की कहानी हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती है।